वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह टेस्ट नंबर 406 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर दिन जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। 406 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, इनको कंटिन्यूसली लगातार रिवाइज करते रहिए। शुरू के जो हैं 1 से 50, फिर 50 से 100, फिर 200 से 225, 50, 300, 350, इस तरह से, वरना पहला जो है वो भूलते चले जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लाइक करिएगा, टेस्ट पसंद आता है तो। आज हो गई है 24 जून 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, यह है छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना। देखिए, कल या परसों ही तो डिस्कशन किया था मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के ऊपर। छत्तीसगढ़ सरकार की थोड़ी है, झारखंड सरकार की है ना। इस योजना में मुख्यतः राज्य के ग्रामीण गरीबों को लक्षित किया गया है। शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजना शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। बताइए, और गलत बताना है। इनमें से कौन सा जो असत्य है ना, जो सही नहीं है, वो बताना है। देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो मनरेगा की तर्ज पर शुरू की है किसने? झारखंड की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं। तो पहला गलत है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ये योजना जो है राज्य के ग्रामीणों को लक्षित नहीं करती, बल्कि शहरी श्रमिकों को लक्षित करती है ना। तो एक और दो गलत है। और शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजना शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है। और दूसरा कौन सा बन गया? झारखंड। तो थर्ड तो करेक्ट है इसमें, जहाँ जहाँ थर्ड है वो तो होगा नहीं। एक और दो गलत है, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि हमको गलत ढूंढना है। तो देखिए, कथन एक और दो सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये झारखंड सरकार की योजना है और जिसका उद्देश्य है शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना। झारखंड सरकार की इस योजना के तहत शहरी श्रमिक कम से कम 100 दिन, कितने दिन? 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। झारखंड सरकार की इस योजना में राज्य के शहरी श्रमिकों को लक्षित किया गया है। और शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजना शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। और दूसरा कौन सा बन गया है? ये झारखंड। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यह कावेरी की सहायक नदी नायल रिवर के उत्तरी तट पर अवस्थित है। यह कौन? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। इसमें किए गए उत्खनन कार्यों से पता चला है कि हाल ही में उत्खनन हुआ इसमें किए गए उत्खनन कार्यों से पता चला है कि ग्राम में बहुजातीय समूह रहते थे। यह स्थल 5वीं शताब्दी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक एक व्यापार से औद्योगिक केंद्र था, जहां हाल में राज्य पुरातत्व विभाग चेन्नई ने उत्खनन से 250 केयर्न सर्कलों की खोज की है। अब बताइए, उपरोक्त विवरण निम्नलिखित में से किस स्थल के संदर्भ में है? 250 केयर्न सर्कलों की खोज की है यहाँ पर अभी चेन्नई के राज्य पुरातत्व विभाग ने। इसका नाम क्या है? इस स्थल का नाम है कोडुमानल। क्या है इस स्थल का नाम? कोडुमानल। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हाल ही में तमिलनाडु के इरोड जिले में राज्य पुरातत्व विभाग चेन्नई ने कोडुमानल खुदाई स्थल से 250 केयर्न सर्कल की पहचान जो है वो की है। कोडुमानल कावेरी की सहायक नदी नायल नदी के तट पर अवस्थित है। हाल ही में कोडुमानल से किए गए उत्खनन कार्यों से पता चलता है कि गांव में बहुजातीय समूह रहते थे और यह स्थल 5वीं शताब्दी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक एक व्यापार सह औद्योगिक केंद्र था। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी के फेवरेट होते हैं। कोडुमानल, याद रखिएगा इसको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोटोपैक्सी, माउंट मेरापी, फ्यूजियामा, लिपारी। कोटोपैक्सी के सामने इक्वाडोर लिखा है, माउंट मेरापी के सामने मध्य जावा एवं इंडोनेशिया, फ्यूजियामा के सामने जापान, लिपारी के सामने इटली लिखा है। ये है क्या? इन चारों में एक चीज़ कॉमन है, ये सारे के सारे ज्वालामुखी हैं। और कौन से ज्वालामुखी हैं? एक्टिव वोल्केनो है, मतलब ये सारे के सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में करेक्ट है ये।
माउंट मेरापी मध्य जावा इंडोनेशिया में, ये भी करेक्ट है। फ्यूजियामा तो सभी को पता होगा, जापान में ही है ये। लिपारी इटली में है या स्पेन में या फ्रांस में? लिपारी भी इटली में है। तो सारे के सारे तो सुमेलित हैं ये, तो हम इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे सुमेलित हैं, कोई इसमें गलत सुमेल नहीं है। तो उपरोक्त सभी जो हैं सही सुमेलित हैं, अतः सही उत्तर डी होगा। बे ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है या वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो कहलाते हैं। जैसे कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है इक्वाडोर में, माउंट मेरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी है मध्य जावा एवं इंडोनेशिया के याग्याकार्टा प्रांत में, माउंट फ्यूजियामा जापान में एक्टिव वॉल्केनो है और लिपारी इटली में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हर प्रश्न करंट से रिलेट करता है किसी न किसी कारण, चाहे वो अपने प्रस्फुटन के कारण रहा हो अगर एक्टिव वोल्केनो है तो, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण रहा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विवाद में रहने वाला सेनकाकू द्वीप किस सागर में अवस्थित है? बाल्टिक सागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या फिर पूर्वी चीन सागर? किस में है सेनकाकू द्वीप? इस पर पहले भी एक बार तो चर्चा हुई है पक्का। बाल्टिक सागर में नहीं है, अरेबियन सी में नहीं है, दक्षिण चीन सागर में भी नहीं है ये, फिर कहाँ पर है? यह है पूर्वी चीन सागर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सेनकाकू द्वीप विवाद का कारण पूर्वी चीन सागर में स्थित 8 निर्जन द्वीप हैं। कितने? 8 निर्जन द्वीप, जिनका कुल क्षेत्रफल है 7 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए ये ताइवान के उत्तर पूरब में, चीनी मुख्य भूमि के पूरब में और जापान के दक्षिण पूर्व प्रांत, ओकिनावा के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। यह जो क्षेत्र है वो चीन, जापान, ताइवान के अतिव्यापी यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में स्थित है। तो ये है देखिए सेनकाकू आइलैंड, यह हो गया चाइना, ये नीचे है ताइवान, ये ऊपर है जापान, यह है साउथ कोरिया, ये येलो सी हो गया और यह है ईस्ट चाइना सी। तो ईस्ट चाइना सी में है ये और इधर ये पैसिफिक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना, देखिए यह परियोजना नीति आयोग द्वारा 24 जून 2020 से शुरू होने जा रही है। आज ही तो है 24 जून 2020, तो आज से ही शुरू होने जा रही है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। बिल्कुल करना है, दूसरा भी करेक्ट है। इस परियोजना के माध्यम से देश में परिवहन उत्सर्जन से संबंधित एक मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाएगा, जो कि सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन चुनौतियों पर विस्तृत इनपुट प्रदान करेगा। बिल्कुल करेगा, सारे के सारे तो करेक्ट हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से नीति आयोग द्वारा आज से यानी 24 जून 2020 से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग जो है वो प्रशस्त करना है। देश में जलवायु और जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है ये कि सरकार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे। अब देखिए इस परियोजना के माध्यम से देश में परिवहन उत्सर्जन से संबंधित एक मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाएगा, जो कि सरकार को वर्तमान एवं भविष्य की परिवहन चुनौतियों का विस्तृत इनपुट प्रदान करेगा। इस परियोजना के माध्यम से भारत की विशिष्ट ज़रूरतों और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक और एक महान शिक्षाविद एवं चिंतक थे। वर्ष 1934 में इन्हें 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1944 में ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, किंतु 4 वर्ष के भीतर ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया। इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। ये कौन हैं, किसके बारे में चर्चा हो रही है?
क्या ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, क्या फिर डॉक्टर हेडगेवार हैं, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, या फिर डॉक्टर मतलब अरविंद घोष हैं? कौन है ये? देखिए हाल ही में इनकी पुण्यतिथि मनाई गई 23 जून को, 23 जून 2020 को, कल ही यानी। और ये हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 23 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बात करें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे ये और एक महान शिक्षाविद एवं चिंतक थे। वर्ष 1934 में इन्हें मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति यानी वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1944 में ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, किंतु 4 वर्ष के भीतर उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। पंडित नेहरू ने इनको अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया। इन्होंने भारतीय संघ की स्थापना की और उसके पहले अध्यक्ष बने। वर्ष 1953 में इनको जम्मू कश्मीर में हिरासत में ले लिया गया, जिसके पश्चात 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। हाल ही में 23 जून को इसकी पुण्यतिथि थी, इसलिए चर्चा में है। रिलेट करके प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। चर्चा में रहा H1B वीज़ा। चर्चा में रहा H1B वीज़ा मुख्य रूप से ऐसे विदेशी पेशेवरों के लिए जारी किया जाता है जो किसी खास कार्य में कुशल होते हैं। यह वीज़ा निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? अमेरिका, ताइवान, चीन या फिर भारत? बताइए। H1B वीज़ा ये समाचारों में रहा है जब से कोविड-19 चल रहा है तब से। तो यह प्रदान किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की सरकार द्वारा। तो देखिए हाल ही में मुद्दा क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा समेत अन्य सभी विदेशी वर्क वीज़ा पर इस वर्ष के अंत तक मतलब दिसंबर 2020 तक जो है उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया अपने देश में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह कदम उन लाखों अमेरिकी नागरिकों की सहायता करने के लिए बहुत आवश्यक है जो कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के चलते बेरोजगार हो गए अमेरिका के अंदर। अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय से बड़ी संख्या में भारतीय IT पेशेवरों और कई अमेरिकी तथा भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा H1B वीज़ा जारी किया गया था। अब देखिए अमेरिकी प्रशासन के अनुसार अमेरिका में बेरोजगारी दर जो है फरवरी से मई 2020 के बीच 4 गुनी हो गई है। 4 गुनी हो गई है अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में। यह नया नियम केवल उन लोगों पर लागू होगा जो वर्तमान में अमेरिका से बाहर हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों को H1B वीज़ा प्राप्त करना होता है। H1B वीज़ा मुख्य रूप से ऐसे विदेशी पेशेवरों के लिए जारी किया जाता है जो किसी खास कार्य में कुशल हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। मुद्दा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, करेक्ट है इनमें से? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग के सामने 21 अप्रैल लिखा है और भारतीय सिविल सेवा दिवस के सामने 23 जून लिखा है। ये दोनों के दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है? देखिए हाल ही में यानी कल ही जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? 23 जून को। और भारतीय सिविल सेवा दिवस अपना कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। तो दोनों के दोनों सुमेलित नहीं है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 23 जून को लोक सेवा में कार्यरत लोगों को सम्मान व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे जो है मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास प्रक्रिया में लोक सेवकों के योगदान को रेखांकित करना। देखिए इस दिवस को एक नई मान्यता देने और लोक सेवा के मूल्य को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार कार्यक्रम की भी स्थापना की थी। अब बात करें भारत की, तो भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे जो है वो मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए समर्पित एवं वचनबद्ध करना है। क्या करते हैं ये लोग? क्या करोगे आप लोग बनने के बाद? देखिए कुछ तो करते ही हैं।
सबका तो नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो LIC जो है भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए LIC का नाम सभी ने सुना होगा। सबसे बड़ी जो है भारत के अंदर ये बीमा कंपनी है और इसकी स्थापना बिल्कुल 1956 में हुई थी। भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके, ये भी करेक्ट है। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट है तो आपको हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए ना इसका कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, दिल्ली में नहीं है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, सॉरी इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो हमको ढूंढना क्या है? हमको असत्य ढूंढना। देखिए असत्य ढूंढना, अगर सही करके हम इसको ये कर देते तो गलत हो जाता, 1/3 चले जाते। तो यहाँ पर करेक्ट है सेकंड, फर्स्ट भी करेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, क्योंकि इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में, दिल्ली में नहीं है। तो देखिए कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है तथा देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। दूसरे एग्जाम में पूछ लेते हैं सीधे सीधे LIC कब बनी? 1956 में। और कैसे बनी? भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके भारतीय जीवन बीमा निगम को बाजार में लगातार नवीन और लाभदायक नीतियों को लाने के लिए जाना जाता है। सामान्य तौर पर LIC पॉलिसी को बीमा बाजार में एक बेंचमार्क माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राजस्व खुफिया निदेशालय, क्या नाम है? राजस्व खुफिया निदेशालय के संदर्भ में विचार करना है। देखिए राजस्व खुफिया निदेशालय भारत की एक प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया जांच एवं संचालन एजेंसी है। राजस्व खुफिया निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करता है। यह जो एजेंसी है ड्रग्स हो गया, हीरे हो गए, विदेशी मुद्रा, नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य करती है। राजस्व खुफिया निदेशालय के संदर्भ में जो है तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D 1 2 3। तो मुद्दा क्या है? देखिए हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा एक वन्य जीव तस्करी समूह का जो है खुलासा किया गया है, जिसके तहत राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा कोलकाता एयरपोर्ट से 2 लोगों को 22 विदेशी तोते की विभिन्न प्रजातियों के साथ गिरफ्तार किया गया हाल ही में। राजस्व खुफिया निदेशालय के अनुसार ये जो पक्षी हैं बांग्लादेश से कोलकाता के रास्ते तस्करी करके लाए जा रहे थे तथा इन्हें बंगलुरु पहुंचाया जाना था और इनको धर लिया गया है। ये तोते हैं, तोतों की प्रजातियां 22। देखिए राजस्व खुफिया निदेशालय जो है वो भारत की एक प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया जांच एवं संचालन एजेंसी है। ये एजेंसी जो है ड्रग्स, हीरा, सोना, विदेशी मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य करती है। ये एजेंसी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स जिसको बोलते हैं, साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए साइट्स समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू है, पहला स्टेटमेंट है। साइट्स विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। यह जीवों एवं उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यह विभिन्न राष्ट्रों को निर्देश भी देता है कि वे अपने राष्ट्र में अवैध जीव व्यापार को नियंत्रित करें। कौन सा इसमें करेक्ट है? साइट्स। देखिए साइट्स जो है वो समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू है, करेक्ट है। विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता, ये भी करेक्ट है। यह जीवों और उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल करता है। यह विभिन्न राष्ट्रों को निर्देश भी देता है कि वे अपने राष्ट्र में अवैध जीव व्यापार को नियंत्रित करें। तो सारे के सारे तो करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1 2 3 4 भी। तो देखिए वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स
साइट्स द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा साइट पर 1973 के वॉशिंगटन सम्मेलन में सहमति बनी थी। और ये समझौता लागू हुआ कब से? 1 जुलाई 1975 से। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण से संबंधित समझौता है जो जीवों और उनके अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। यह विभिन्न राष्ट्रों को निर्देश भी देता है कि वे अपने राष्ट्र में अवैध व्यापार को नियंत्रित करें। अब देखिए एक चीज़ और, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 48 और 49 ये कहती है कि जंगली जानवरों और जानवरों से निर्मित सामान या इनके किसी अंग के व्यापार या वाणिज्य पर प्रतिबंध है और यदि कोई ऐसा करता है तो उसको 7 साल की जेल होने का प्रावधान है। याद रखिएगा इस चीज़ को भी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 12 टेस्ट इसमें 12 क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए इस टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, केवल राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। राज्य के विधायक प्रत्येक 2 वर्ष में 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्यसभा हेतु सदस्यों का चयन करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। कौन सा करेक्ट है? क्यों पूछा गया है ये प्रश्न? हाल ही में राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो संपन्न हो गए हैं। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। राज्य के विधायक प्रत्येक 2 वर्ष में 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्यसभा हेतु सदस्यों का चयन करते हैं और राज्यसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने हेतु न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। करेक्ट है सारे के सारे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए हाल ही में राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो संपन्न हुए हैं। जिन 19 सीटों पर मतदान आयोजन किया गया उनमें से लगभग सभी में मतदान का जो है परिणाम काफ़ी स्पष्ट रहा। हालांकि मणिपुर में इस तथ्य को लेकर विवाद हुआ कि चुनाव में मतदान की अनुमति दी जानी चाहिए, किसे चुनाव में मतदान की जो है अनुमति दी जानी चाहिए तथा किसे नहीं। इस प्रकार के विवाद मुख्य रूप से राज्यसभा चुनावों से संबंधित नियमों की अलग अलग व्याख्या करने के कारण उत्पन्न होते हैं। बात करें राज्यसभा की तो नियम कहते हैं कि केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। राज्य के विधायक प्रत्येक 2 वर्ष में 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्यसभा हेतु सदस्यों का चयन करते हैं। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, एक स्थायी संस्था है जिसका विघटन नहीं हो सकता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। इसके अतिरिक्त इस्तीफा या मृत्यु या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली जो रिक्तियां होती हैं वो कैसे भरी जाती हैं? उनको उपचुनावों के माध्यम से भर दिया जाता है, जिसके पश्चात चुने गए लोग अपने पूर्ववर्तियों के शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 साल का है तो कोई 3 महीने में किसी के साथ कोई घटना, कोई 4 महीने में तो 14 महीने, 15 महीने में हुई तो 5 महीने, इस तरह से। अब देखिए नियमों के अनुसार राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति जो है वो अनिवार्य है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। लाइन को याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के 4th में लिखा है ये। तो ये प्रश्न जो करंट से रिलेट करते हैं इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ, इससे भी कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है इस चीज़ को रिलेट करके। पॉलिटी के भी 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं ना यूपीएससी में प्री में। तो चलिए अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगर ये टेस्ट पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को इससे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।